हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एमिली डिकिंसन की पोएम देयर केम अ डे एट समर्स फुल के बारे में। एमिली डिकिंसन अमेरिकन हिस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ऑथर्स हैं। अपनी पोएम्स में कई तरह के पोएटिक डिवाइसेस और आयरनी के यूज़ के कारण उन्हें अमेरिकन पोएट्री में ये मुकाम मिला। उन्होंने अपना काफ़ी समय सेक्लूजन यानी एकांत में बिताया। विटमैन के साथ ही उन्होंने अमेरिकन पोएट्री के शेप और डायरेक्शन को चेंज कर दिया। प्रेजेंट पोएम देयर केम अ डे एट समर्स फुल सिंबलिज्म से भरी हुई है और कुछ रीडर्स पोएम को प्राइमरली रिलीजियस मानते हैं। पोएम में एमिली एक स्पेशल डे के बारे में बात करती है और पोएम में एक दूसरे पर्सन का भी जिक्र है जो मे भी एमिली का लवर हो। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टांजा में पोएटिस खूबसूरत समर डे को डिस्क्राइब करती हैं, स्पेशली समर सॉल्स्टिस यानी जब सन सेलेस्टियल इक्वेटर से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस पर रहता है और ये दिन साधारण मानव के एक्सपीरियंस से परे है, डिवाइन के लिए, साधु संतों के लिए रिजर्व्ड है, क्योंकि ये रेजरेक्शन यानी पुनर्जागरण जिस दिन क्राइस्ट फिर से जी उठे थे को अलाउ करता है, उतना ही प्योर है। पोएटिस भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और पार्टिसिपेट ही नहीं, ऐसा लगता है कि ये पूरी तरह से सिर्फ उन्हीं के लिए है। दूसरे स्टांजा में पोएटिस बताती हैं कि ये प्रकृति वैसी ही है जैसे किसी और साधारण दिन रहती हो। सूरज की रोशनी रोज की तरह चारों ओर फैली हुई है, फूल हमेशा की तरह हैं और हवाएं बह रही है। जैसे ये जो घटना हो रही है जो समर सॉल्स्टाइस से जुड़ी हुई है, इसे कोई और महसूस ही नहीं कर रहा, जिसने सभी चीज़ों में नई जान डाल दी है, नई ऊर्जा भर दी है। थर्ड स्टांजा में पोएटिस कहती हैं कि वो कंप्लीट साइलेंस को फील कर पाती हैं। ये समय मुश्किल से ही किसी स्पीच या शब्द से दूषित हुआ हो। माइंड बिल्कुल रेस्ट में है, किसी शब्द की ज़रूरत नहीं है, जैसे सैक्रामेंट का माहौल है। सैक्रामेंट ईसाइयों में परम प्रसाद देने की एक रिलीजियस सेरेमनी है। प्रसाद ग्रहण करते समय बिल्कुल शांत रहा जाता है। तो हम ये डिस्कवर कर पाते हैं कि रियलिटी डज नॉट नीड टू बी क्लोथ्ड विद द चैटर ऑफ द माइंड, यानी रियलिटी को मन की बकबक या कॉन्सेप्ट से ढकने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट एज जैसे भगवान को सैक्रामेंट के समय वार्डरोब यानी वस्त्रागार की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम देखते हैं ईसा मसीह अपने तन पर सिर्फ एक कपड़ा लपेटे हुए हैं। फोर्थ स्टांजा में पोएटिस हमें इनवाइट करती है ये रिकॉग्नाइज करने के लिए कि हम सब एक सील्ड चर्च हैं और इटर्नल से बात के लिए परमिटेड है। दूसरे शब्दों में, हमें किसी एक्सटर्नल चर्च की ज़रूरत नहीं है। असली चर्च हमारे भीतर है और यही कम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट जगह है। या फिर अगर पोएम को दूसरे वे में देखा जाए तो पोएम में जो दूसरा पर्सन है उसकी प्रेजेंस इस स्टांजा से क्लियर हो जाती है, क्योंकि यहाँ ये लवर है या क्राइस्ट है ये लेस क्लियर है। तो एज अ लवर, स्पीकर एंड द अदर दोनों यहाँ प्रेजेंट है और दोनों एक दूसरे के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और उन्हें यह दिन दिया गया है टू कम्यून, क्योंकि इसके बाद की उनकी लेटर मीटिंग सीधे स्वर्ग में होगी। फिफ्थ स्टांजा में बताया गया है कि समय बहुत जल्द गुजर जाता है, जबकि स्पीकर और उनका साथी नहीं चाहते ये समय गुजरे। दोनों ने एक दूसरे के हाथों को कसकर पकड़ा है क्योंकि वो जानते हैं कि अब उन्हें अलग होना है, क्योंकि वो दोनों दो ऑपोजिट किनारों से बिलोंग करते हैं। पोएटिस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उनके कंपेनियन की अपनी मजबूरियां हैं। सिक्स्थ स्टांजा बताता है कि अब समय जब पूरा बीत गया बिना किसी बाहरी आवाज़ के, यानी वो दोनों बिना बोले ही कम्युनिकेट कर रहे थे, तो जब ये समय निकल गया दोनों ने एक दूसरे के क्रूसिफिक्स यानी क्रूस पर ईसा की मूर्ति, तो इसे लिया ताकि उनके पास अपने लवर की एक निशानी रहे। और आखिरी स्टांजा में दोनों लवर्स ने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं और वो ये प्रॉमिस या वादा निभाएंगे और मरने के बाद स्वर्ग में पोएटिस एज अ वाइफ रहेंगी, उन दोनों की शादी होगी। लास्ट लाइन थ्रू कैलवरीज ऑफ लव का मतलब है थ्रू सफरिंग्स ऑफ लव। दे आर सफरिंग क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बट आर नॉट अलाउड टू गेट मैरिड। और इस तरह से ये पोएम यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।